हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेता है जो होमवर्क मैंने दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क में डाला था और इसमें हमने स्टार्ट किया था बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से 6340 से, और हमने ये एडजस्टमेंट्स करी थी। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 6332 ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000 इन हिज बैंक ऑन 30th जून। तो 4,45,000 अकाउंट में है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो हमारे लिए क्या हो गया, कैश बुक बन गया इंसान, पासबुक भगवान। तो मैं सारे आइटम्स एक बार बस डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस माइनस हम अपना उसमें करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो। तो 4,45,000 कैश बुक का दिया है, मैंने 4,45,000 लिख दिया। मैं जल्दी बस क्वेश्चन प्लस माइनस करूँगा, कुछ नहीं करूँगा इस क्वेश्चन में। चेक्स अमाउंटेड टू 60,000 इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। हमने 60,000 के चेक्स क्रेडिटर्स को दिए बट उन्होंने अब तक पेमेंट नहीं निकाली, मतलब पासबुक क्या हो रखी है, बढ़ी हुई है। हम भी बढ़ा देंगे, 60,000 इसमें ऐड हो जाएगा। आगे, चेक्स पेड इनटू बैंक अमाउंटेड टू 1,10,500 आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटेड टू 55,000 ओनली वर कलेक्टेड अप टू 30th जून। देखो हम BRS कब बना रहे हैं, 30th जून। ठीक है, अच्छा मैं ना अभी सिर्फ BRS डिस्कस कर रहा हूँ, एडजस्टेड कैश बुक नहीं। एडजस्टेड कैश बुक मैंने डिस्कस कर लिए, सिर्फ मैं फाइनल आंसर निकालना चाह रहा हूँ BRS में क्या आएगा। तो 1,10,500 के हमने चेक्स डिपॉजिट करे थे, जिसमें से सिर्फ इतने ही चेक्स 30 जून तक क्लियर हो पाए, यानी कि बचे हुए चेक्स क्लियर नहीं हो पाए। तो 1,10,500 में से 55,000 माइनस कर देंगे और जितना भी डिफरेंस आएगा उतने से पासबुक कम है। हमने तो कैश बुक इतने से बढ़ा दी पर कैश बुक सिर्फ इतने से ही बढ़ी, तो उनका जो डिफरेंस है उतने से कैश बुक कम है, तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे। आई थिंक 55,500 आएगा शायद। तो 55,500 माइनस हो जाएगा। आगे, a dividend of 4,000 and rent amounted to 6,000 received by the bank and entered in the passbook but not recorded in the cash book। हमें डिविडेंड मिला और रेंट मिला, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक क्या है, बढ़ रखी है क्योंकि पैसा आ गया उसके अंदर, तो हम इसको ऐड कर देंगे 64,000। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31st दिसंबर पेड बाय द बैंक 2,700 रुपये नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने पे कर दिया, कैश में एंटर नहीं हुआ, तो पासबुक क्या हो रखी है हमारी, कम हो रखी है, तो माइनस कर देंगे। आगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 500। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखा रखा है, तो पेमेंट साइड का मतलब क्या है, हमारी कैश बुक में जितने से कम होना था उतने से कम नहीं, उससे थोड़ा सा और कम से कम हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट लिखनी थी, फॉर एग्जांपल पेमेंट लिखनी थी 9,500, हमने पेमेंट लिखी कितनी, 9,000, तो हमारी पासबुक क्या हुआ, बढ़ रखी है, क्योंकि हमने जो पेमेंट साइड पे लिखना था 9,500, लिख कितना दिया, फॉर एग्जांपल 9,000, तो 500 से ये बढ़ रखी है। पर क्या पासबुक 500 से बढ़ रखी है, पासबुक तो घट रखी है ना, क्योंकि उसमें तो पूरी पेमेंट 9,500 की हो रखी होगी, तो पासबुक कम है, हम भी कम कर देंगे। आगे, बैंक चार्जेस ऑफ ₹150 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, क्या करें, माइनस। A bills payable of 20,000 had been paid by the bank but was not entered in the cash book। बिल्स पेबल 20,000 रुपए का बैंक ने पे कर दिया बट इसको कैश बुक में नहीं डाला, तो बताओ पासबुक बढ़ रखी है घट रखी है, घट रखी है, तो माइनस होएगा 20,000। आगे कह रहा एंड अ बिल रिसीवेबल फॉर 6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 100 विच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो हमारे पास एक बिल रिसीवेबल था, उसको हमने डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंटिंग वगैरह क्या होता है हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में, बट अभी के लिए समझो बिल रिसीवेबल क्या है, 6,000 रुपए की हमें पेमेंट जो कस्टमर से मिलनी थी वो हमने क्या किया, अपने बैंक से ले ली। तो बैंक क्या कहता है कि अगर आप मेरे से जल्दी पैसा मांग रहे हो तो मैं कुछ इंटरेस्ट काटूंगा, उस इंटरेस्ट को वो बोलता है डिस्काउंटिंग चार्जेस।
तो 5-6 हज़ार में से 100 रुपये वो काट लिया बैंक ने और बाकी के जमा करा दिए। तो कह रहा है हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में, तो बैंक क्या करता है 6,000 में से 100 रुपये काट के बाकी डिपॉजिट कर देता है। तो हमारी पासबुक बढ़ गई होगी कितने से, 5,900 से, तो हम भी इसको 5,900 से बढ़ा देंगे। ठीक, इसको ऐड कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चेक करना एक बार जल्दी से, प्लस माइनस करो, ये देखना क्या ये आ रहा है। मैच हो रहा है, 496,050। तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर भी डिस्कस हो गया है। चलो, तो अब हम अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये ले जाओ अपने अपने रजिस्टर्स। चलो जी, हेडिंग डालो सब लोग अपने रजिस्टर्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करें शुरू, आ जाओ। मुझे उसकी डेफिनेशन लिखवानी है, मैं वो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ जो मॉड्यूल में दिए। आ जाओ, लिखना शुरू करो सब लोग अपने पास। हेडिंग में पहले हम डिफाइन करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैं डेफिनेशन वो लिखवा रहा हूँ जो ICAI के मॉड्यूल में है। अच्छा, ध्यान रखना थियरी भी आ सकती है इस चैप्टर से। ये मत समझना कि अकाउंट से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल सवाल आएंगे, थियरी सवाल भी आ सकते हैं। तो ये उनमें से एक चैप्टर जिसमें से थियरी सवाल बन सकता है। जैसे सवाल क्या बन सकता है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंसेस आ सकते हैं, इस तरह की थियरी आ सकती है चैप्टर में से। तो सब लोग लिखना शुरू करो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to
or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, full stop. When such an order is accepted, in writing on the face of the order itself, comma, it becomes a valid bills of exchange. अब फुल स्टॉप. नेक्स्ट टाइम में डालो. A bills of exchange has the following characteristics. A bills of exchange has the following characteristics. First point, it must be in writing. Second, it must be dated. Third, it must contain an order. To pay a certain sum of money. Fourth point, the promise to pay must be unconditional. Fifth point, the money must be payable. Fifth point, the money must be payable to a definite person, or to his order, or to the bearer. क्या नहीं आते? नहीं. Sixth point, the draft must be accepted for payment. Sixth point, the draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made. Next, it should be properly stamped. Next, eighth point, payment must be in the legal currency. Of the country. ठीक है. अब नेक्स्ट हल्की से छोटी सी हेडिंग बनाओ. पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज.
बायर सेलर और मिडिल में ही था, मतलब इसमें बायर सेलर। डालो फर्स्ट पॉइंट डालो ड्रॉअर, फर्स्ट पॉइंट डालो ड्रॉअर, अंडरलाइन कर दो उसको, लिखो ड्रॉअर के आगे लिखो द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर, द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर is known as drawer, is known as drawer. Second point, drawee. पर्सन हु एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट लिखो ड्रॉई, लिखो द पार्टी विच एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, द पार्टी विच एक्सेप्ट्स द ऑर्डर is called drawee. Or acceptor, drawee or acceptor, full stop. Third point, payee, थर्ड पॉइंट लिखो payee, लिखो the party to whom the payment is to be made, the party to whom the payment is to be made is called payee, is called payee, full stop. आगे लिखो इसी में drawer and payee, drawer and payee can be the same, can be the same. ठीक है, और अब हम पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो देखो तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखी है और जो डेफिनेशन में है वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आ जाता है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज an unconditional order, it is, या इससे पहले it is an instrument in writing, it is an instrument in writing containing an unconditional order, containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person, directing a certain person to pay a certain sum of money, to pay a certain sum of money only to or to the order of or the bearer of the instrument. यही लिखा है, चेक करो डेफिनेशन में, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। तो क्या कह रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, एक यंत्र है, कह लो एक इक्विपमेंट है, कह सकते हो, जो कि राइटिंग में होगा, मतलब आपको वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो लिखित में नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, सिर्फ जुबानी है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करा जाएगा। तो क्या एक राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि एक ऑर्डर दिया गया है, जो ऑर्डर अनकंडीशनल है, उसको साइन करा है बनाने वाले ने, और वो क्या कर रहा है,
डायरेक्ट कर रहा है एक सर्टेन पर्सन को क्या करने के लिए, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसको, ओनली टू द ऑर्डर और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में समझो, मान लो एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर रिच, एक और आदमी जिसका नाम है मिस्टर पुअर, ठीक है। अब रिच ने पुअर को गुड्स बेचे, कितने के, मान लेते हैं 50,000 रुपए के, ठीक है। अब रिच पुअर से क्या कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दे। पुअर कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो हूं ही पुअर, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं काम करता हूं, मैं ये सामान बेच दूंगा, बेच के जब पैसा आ जाएगा तब मैं आपको दे दूंगा। तो रिच क्या कह रहा है कि भैया मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, पता नहीं तू भाग जा सामान लेके। वो कह रहा है नहीं सर मैं नहीं भागूंगा, आप मेरा भरोसा रखो। कहता भरोसा रखने वाली दुनिया नहीं रही आजकल की, ठीक है, तो मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। पुअर क्या कहता है, सर आप मेरे से कोई भी डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लो, भरोसा रखो मैं दे दूंगा। तो उसने बोला कि आप कुछ भी साइन करवा लो, कहीं भी साइन करवा लो, और मैं साइन करने को तैयार हूँ, बट आप मुझे दे दो, मैं बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, बट आपका 50,000 वापस कर दूंगा, बचा प्रॉफिट अपने पास रख लूंगा। तो क्या किया पुअर ने, उसको बोला कि कहीं भी साइन करवाओ। तो रिच ने क्या किया, रिच अपनी टेबल पे बैठा हुआ था, तो देखो रिच की टेबल है, ठीक है। तो यहीं पे पास में एक पेपर पड़ा था, रिच ने वो पेपर उठाया और उस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो ये सामान उसे कब बेचा, 1 अप्रैल 2022 पे सामान बेचा। रिच ने पुअर से पूछा तू कितने टाइम बाद पैसे दे सकता है, उसने बोल दिया 3 महीने बाद दे सकता हूं, ठीक है। तो रिच ने क्या किया, पास में जो पेपर पड़ा था वो पेपर उठाया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो अब मैं उस पे जूम कर रहा हूं, वो जो पेपर पे वो लिख रहा है वो तुम्हें जूम करके दिखा रहा हूं कि उसने पेपर पे क्या लिखा। तो देखो ये रहा वो पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो रिच ने पहले तो आज की डेट डाली 1 अप्रैल 2022, मतलब जिस दिन उसने सामान बेचा, आज की तारीख नहीं, जिस दिन सामान बेचा उस दिन की, ठीक है। और उस पर क्या लिखना शुरू करा, ऊपर लिख दिया पहले तो 50,000 रुपये, और नीचे क्या लिखा, पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच रुपीज 50,000 3 months आफ्टर डेट, ठीक है। फिर रिच ने यहां पे अपने साइन मारे, ठीक है। रिच ने पुअर के लिए जगह छोड़ी कि यहां पे पुअर अपने साइन कर सकता है, और नीचे डेट डलवाने की एक और जगह छोड़ दी, ठीक है। अब रिच ने क्या कहा, रिच ने ये कागज दिया पुअर को, ये खड़ा पुअर, इसको ये कागज दिया और क्या कहा कि देख मैंने लिख दिया है कि तू 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे कितने पे करेगा, ₹50,000। तो 50,000 उसने वर्ड्स में भी लिख दिया, उसने नंबर्स में भी लिख दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी लिख दिया। और क्या बोला रिच ने कि तू इसके ऊपर लिख, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके लिख एक्सेप्टेड, और नीचे अपने साइन कर और आज की तारीख डाल। तो पुअर ने क्या किया, पुअर ने इसको इस तरीके से क्रॉस किया और ऊपर लिखा एक्सेप्टेड, ठीक है। पुअर ने यहां पे अपने साइन किए, पुअर ने आज की डेट डाली जिस दिन उसने साइन किया, साइन उसी दिन कर दे जिस दिन उसने माल लिया था, आगे पीछे भी हो सकती है वो तारीख,
2-3 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, बट अभी के लिए क्या मान रहे हैं, जिस दिन माल खरीदा उसी दिन साइन करवा लिया, 1 अप्रैल 2022। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, रिच ने जब उसको पेपर दिया था तो रिच ने यहां पे एक रेड कलर की स्टैंप भी लगाई थी, एक रेड कलर की स्टैंप लगाई थी। इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू स्टैंप। किसी को पता है क्या होती है रेवेन्यू स्टैंप, या देखिए रेवेन्यू स्टैंप किसी ने? मैंने बार पहले दिखाई भी है क्लास में। रेवेन्यू स्टैंप किस किसने नहीं देखी? देखी भी है? नहीं, मैं देखता हूं, मेरे पास होगी। मैंने एक बार पहले भी दिखा रखी है, एक बार दोबारा दिखा देता हूं। इस कलर की होती है ये, देखी होगी तुम लोगों ने कागजों के ऊपर, इस तरीके की होती है। तो ये रेवेन्यू स्टैंप उसने उस पर लगाई। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, पोस्टेज वाली स्टैंप जो चिट्ठियों पे लिखी जाती है, इसलिए मैंने पहले दिखा दिया कि इसमें पोस्ट वाली चिट्ठी नहीं स्टैंप नहीं लगती जो पोस्ट में लगाते हो, अलग तरीके की रेवेन्यू स्टैंप होती है। तो वो जब भी पैसों की लेन देन होती है, कोई भी पैसों में बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, तब एक लगाई जाती है। जैसे तुम्हें गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी खरीदते हुए जो डॉक्यूमेंट है उस पर लग जाता है, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदोगे, घर खरीदोगे, उस पर लग जाती है। तो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो होती है पैसों की, उनके ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू स्टैंप लगा दी और उससे क्या कहा, एक्सेप्टेड लिख दे। तो उसने क्या किया, एक्सेप्टेड लिख दिया, अपना साइन किया पुअर ने और नीचे डेट डाल दी। तो ये जो डॉक्यूमेंट उसने बनाया, किसने बनाया था ये डॉक्यूमेंट? रिच ने बनाया था। तो क्योंकि इसको रिच ने बनाया था तो हम क्या बोलेंगे, रिच को ड्रॉअर, और पुअर के ऊपर बनाया था तो पुअर क्या बना, ड्रॉई। फिर ड्रॉई को क्या करना था, उसके ऊपर बनाया तो उसको क्या करना था, इसको एक्सेप्टेड लिखना था, इसके ऊपर इसको एक्सेप्ट करना था। तो इसको हम ड्रॉई भी बोल सकते हैं या इसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इस बिल की पेमेंट किसको होगी 3 महीने बाद? रिच को। तो रिच को जब पेमेंट होगी तो रिच को क्या बोलेंगे हम कि वो है पेई। ठीक है, अगर रिच चाहे तो ये जो 50,000 रुपए हैं ये किसी और को भी दे सकता है। अगर वो चाहे तो किसी और को भी दे सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो बिल है रिच को ये किसी और को दे दे और उससे क्या कह दे कि तू जगह पैसे ले लियो। मान लो ये पैसे सुपर रिच से कह देता कि तू ले लेना, तो अगर उसने बिल इसको दे दिया तो सुपर रिच को क्या कहेंगे, पेई। ड्रॉर नहीं, ड्रॉर ये रहेगा, पेई ये बन जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ड्रॉर हमेशा पेई हो, मतलब जिसने बिल बनाया हमेशा उसी को पैसे मिले। पैसे किसी और को भी मिल सकते हैं, तो जिसको भी मिलने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे हम, पेई। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी जो डेफिनेशन है सब कुछ सेम है, इट इज इन राइटिंग। ठीक, फिर क्या है, एक ऑर्डर है, पर ये ऑर्डर क्या है, अनकंडीशनल है। क्या जब रिच ने ये लिखा तो कि इसमें कुछ शर्त लिखी कि पे करना 50,000 रुपए 3 महीने बाद, जब ये हो जाए या जब वो हो जाए, जब ऐसा हो जाए, जब वैसा हो जाए, कुछ नहीं ना। सिंपली सीधा सीधा लिखा है कि पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000 3 months आफ्टर डेट। तो कोई शर्त नहीं रखी, तो ये क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर। अगर ये लिख दे पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ रवि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लिख रहा है, 50,000 रुपए रिच को पे करेगा कब, जब रवि की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, कंडीशन हो गई कि शर्त ये हो गई कि जब डेथ होगी तभी उसके 3 महीने बाद पेमेंट होगी, तो फिर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से कोई शर्त नहीं रखी होनी चाहिए, सिंपल सा एक ऑर्डर होना चाहिए। आगे, साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन था इस बिल का, रिच। देखो रिच ने साइन किया। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्ट मतलब किसी को निर्देश देना। तुम देखते हो ना फिल्मों में कहते हैं डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है या बता रहा है क्या करना है, डायरेक्ट कर रहा है किसको, सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन मतलब क्या है,
जो इंसान है जिसको कह रहा है वो क्लियर है कौन। अगर वो कह रहा है मैं पे टू द ऑर्डर ऑफ, मतलब यहाँ पे किसी का नाम क्लियरली मेंशन नहीं है कि पुअर को देना है या वेरी पुअर को देना है, अगर नाम इंसान का जो पेमेंट करने वाला उसका नाम क्लियर नहीं है तो वो क्या हो गया, एक अनसर्टेन पर्सन। तो अनसर्टेन पर्सन के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते। तो क्या होना चाहिए, जो इंसान है जो पेमेंट करने वाला है वो सर्टेन होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए, उस इंसान को पे करना है। क्या, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन से फिर से मतलब क्या है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, पता होना चाहिए कितना। अगर मैं लिख दूं 50,000 से 60,000 के आसपास तुम्हें पेमेंट करनी है तो 50,000 देनी है या 60,000 देनी है या उसके आसपास की फिगर देनी है, क्या देनी है वो क्लियर नहीं है तो फिर वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। अमाउंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कितना अमाउंट। यहां अगर ये लिख दिया पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000 एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स, समझ में आ रहा है, पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000 एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स 3 months आफ्टर डेट। तो बताओ वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या नहीं। 50,000 रुपये लिख दिया उसके अंदर, क्यों बताया तो 50,000 रुपये, रिपेयर्स का अमाउंट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज डाल रहे हो सबका अमाउंट पता होना चाहिए कितना पैसा पे करना है। ठीक, अब ये पैसा किसको पे करेंगे, ओनली टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेयरर का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसके भी हाथ में है उसको, या फिर टू द ऑर्डर, जिसने ऑर्डर दिया है उसको। ऑर्डर किसने दिया था पेमेंट करने का, रिच ने। तो या तो पुअर पेमेंट करे रिच को, या फिर जिसके भी हाथ में वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको, या फिर जिसने बिल बनाया था वो अगर किसी और को दे दे तो रिच ने जिसको ऑर्डर किया है उसको पेमेंट कर दे पुअर। यानी कि अगर रिच ने इसको ऑर्डर दिया कि तू पेमेंट कर, इसको पेमेंट कर दियो, तो पुअर फिर इसको पेमेंट कर देगा। तो या तो इसको करे, या इसने जिसको ऑर्डर किया हुआ उसको पेमेंट करे, या फिर जिसके भी हाथ में है उसको पेमेंट कर दे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, अब आओ जल्दी से इसके वो पढ़ो कैरेक्टरिस्टिक्स, तुमने जो लिखे हुए अपने पास। ध्यान रखना इस पे थ्योरी आ सकती है तो इसलिए मैंने लिखवाई है। पहला, वही चीज जो यहां है सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग। नेक्स्ट, इट मस्ट बी डेटेड, डेट डली भी देखो ऊपर भी नीचे भी। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन, मतलब इंसान क्लियर, जो सर्टेन इंसान होना चाहिए। और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर। द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट, एक्सेप्टेड लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, रेवेन्यू स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। और क्या, इट पेमेंट मस्ट बी इन द लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, जो आपकी लीगल करेंसी है उसके अंदर उसकी पेमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो गेम है बिजनेस, देखा ना एक मोनोपोली गेम में आता है, उसके अंदर जो नोट है वो दे रहे हो, ठीक है, वो नहीं, लीगल करेंसी के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। हाँ, आप बता रहे थे सर, अब बड़े अमाउंट में रेवेन्यू स्टैंप लगता है सर, छोटा हो तो जरूर है इसमें लग सकता है। मतलब लगेंगे। देखो स्टैंप की एक वैल्यू होती है, जैसे 50 रुपए का स्टैंप है रेवेन्यू स्टैंप, तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितने ट्रांजैक्शन तक को कवर कर सकता है। 0 से लेके मान लो 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन। अगर 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करनी तो आपको 100 रुपए का स्टैंप लेना पड़े या 200 रुपए का स्टैंप लेना पड़े, डिपेंडिंग की स्टैंप की कितनी वैल्यू और आपको कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो उसके ऊपर होता है। जो छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन के भी लग सकता है और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन भी लग सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है। जैसे घर लेते हो तो घर अगर देखो तो 30-35 लाख 40 लाख इतना अमाउंट का होता है, तो रेवेन्यू स्टैंप की जो वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, 500 रुपये 700 रुपये 1000 रुपये ऐसा कुछ होता होगा, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कितना होता है, बट हर एक स्टैंप की इतनी वैल्यू होती है कि 50 रुपये तक स्टैंप है तो फॉर एग्जांपल 0 से 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करनी है तो हायर अमाउंट का रेवेन्यू स्टैंप लो, ठीक है, ऐसा होता है। अब एक चीज सोचना, इमेजिन करो ये हो तुम कौन, रिच, बताया मैंने तुम तो रिच हो ही, छोटे मोटे आदमी हो ही नहीं।
तुमने ये सामान किसको बेचा था? पुअर को बेचा था, और तुम्हें दिख रहा है उसके कपड़े देख के कि हाँ भैया ये आदमी पुअर है, ठीक है, इस आदमी की हालत नहीं है कि ये अभी पेमेंट कर पाएगा। तो क्या तुम इस आदमी को सामान बेचना चाहोगे? बताओ, क्या तुम ये पुअर को सामान बेचना चाहोगे? नहीं। तो पुअर तुमसे क्या कह रहा है कि भैया मेरे या दीदी मेरे से किसी भी पेपर पर साइन करवा लो, मैं साइन करने को तैयार हूं, आप भरोसा रखो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि मुझे पेमेंट करनी पड़े, मैं दूंगा पक्की पेमेंट और मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। तो तुम अगर उससे लिखवा लो कि हाँ भाई तू पेमेंट करेगा, उससे लिखित में ले लिया, तो क्या आप तुम्हें भरोसा होगा कि वो पेमेंट कर देगा? क्योंकि उसने साइन कर दिया, पेपर पे लिख दिया, भरोसा हो गया, बंद कर दो अपना बिजनेस। अगर तुम सिर्फ किसी के ऐसे लिखने से किसी को उधार में माल बेच दोगे तो बंद कर दो बिजनेस, 2 दिन में ठप हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी के लिखने पे भरोसा हो गया तो रोज रोज लोग आएंगे और लिख के दे के जाएंगे, और 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में दुकान खाली हो जाएगी, सारा सामान बिक भी जाएगा। तुम्हें लगेगा अरे है क्या सेल हुई है मेरी, पर जब पैसे रिकवर करने की बारी आएगी ना तो चवन्नी भी रिकवर नहीं होगी। तो आज की डेट में किसी के लिखने की भी कोई वैल्यू नहीं रही है, ठीक है, कि हाँ लिख के दे रहा हूं, साइन कर दे रहा हूं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो तुम जब दुकान पे बैठोगे तब भी उसको सामान उधार पे नहीं दोगे, अनलेस एंड अनटिल तुम जानते हो उस इंसान को, उसका घर जानते हो, कहीं जाके पेमेंट अगर लेनी है तो रिकवरी कर सकते हो, कोई तरीके है तुम्हारे पास। अब जिसको जानते नहीं उसको उधार पे कैसे बेचोगे? तेरी तो दुकान है, क्या बेच देते? ऐसे रैंडम आदमी आ रहा है और कह रहा है कि उधार पे दे दो? नहीं। पर जिसको जानता होगा शायद उनको दे सकता है कि हाँ भाई ये तो घर के पास ही रहते हैं, ये अंकल है, छोटा लड़का है, भाई है, उधर का वो है, ये आके दे जाएगा पेमेंट, ये कर जाता है, उसको दे सकता है, करेक्ट। तो अब पुअर को तुम जानते हो उधार माल बेचोगे नहीं, तो फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से इशू किया जाता है? तो होता यह कि तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट पे आके वो पेमेंट कर गया, बस। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इसके साथ ये तो प्रोसेस होता ही है, इसके साथ एक प्रोसेस और होता है। तुम हो रिच और ये है पुअर। तो रिच ने क्या कहा कि भैया मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। वो कह रहा है सर लिख के ले लो। कह रहा लिखे पे भी भरोसा नहीं है मुझे तो, तेरी शक्ल देख और तू माल देख कितने का उठा रहा है, तो मैं तेरे को कैसे बेच दूं? मुझे तेरे पे भी भरोसा नहीं है। वो कह रहा सर मेरे कपड़ों पे मत जाओ, मैं बहुत अमीर आदमी हूं। तो कह रहा अमीर आदमी तो पैसे दे दे। कह रहा अभी पैसे नहीं दे सकते ना, मुझे कुछ और काम से चाहिए। तो तुमने क्या कहा? मैं नहीं देता माल, तू चल लिख के दे दे मुझे। अब रिच पुअर पूछता क्या चाहिए? तुमने कहा या तो कुछ चीज गिरवी रख के मेरे पास 50,000 रुपए की, या फिर मुझे कहीं से गारंटी दिलवा कि भैया तू पैसे दे देगा, मुझे भरोसा तो होना चाहिए कि तू पेमेंट कर देगा। तो पुअर गया अपने बैंक, मान लो पुअर का बैंक अकाउंट है एसबीआई के पास, और पुअर एसबीआई से क्या कहता है कि सुनो मैंने रिच से माल खरीदा है 50,000 रुपए का, और उसको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, पर तुम तो मेरे बैंक को, तुम्हें तो पता है मेरे हर वक्त बैंक में 2 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे पड़े रहते हैं, पर ये बात रिच नहीं मान रहा। तो प्लीज आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो, किसको? रिच को, कि अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दोगे। वो कह रहे तेरे मामा का लड़का लग रहा हूं मैं कि तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पैसे दे दूं? है मैं क्यों दे दूं? माल तू खरीदा उधार पे, मैं क्यों पेमेंट करूंगा? तो कह रहा है, तुम कह रहे हो, पुअर कह रहा है एसबीआई से कि तू मेरे से कुछ कमीशन ले ले, इस गारंटी की कमीशन ले ले कि अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो तू करेगा। एसबीआई कह रहा है मैं तब भी नहीं दूंगा, कमीशन तू दे रहा है मेरे को 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और माल में से पेमेंट कितनी करवा लेगा? 50,000 रुपये की। तो एसबीआई पुअर क्या कह रहा है कि भैया दे देना। एसबीआई कह रहा है मुझे भी गारंटी चाहिए कि अगर मेरे को पेमेंट करनी पड़ गई तो तू मेरे से पैसे ले लेगा, तू मुझे पैसे दे देगा। भैया कोई भी किसी की ब्याह पे पैसा क्यों देना चाहेगा? वो भी तो मांगेगा, मुझे भी तो गारंटी चाहिए। तो एसबीआई भी गारंटी मांगेगा कि मुझे क्या गारंटी है कि अगर मुझे देने पड़ गए तो तू मुझे दे देगा। तो पुअर क्या कह रहा है
कि तू एक काम कर, तुझे तो पता है मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। कह रहा हाँ पड़े हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे। कह रहा है उनमें से 50,000 रुपए पे लियन रख ले। लियन समझते हैं? 50,000 रुपए अपने पास रोक ले। तो फॉर एग्जाम्पल इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, क्या कहेगा बैंक, इसमें से मैं 50,000 रुपए तुझे निकालने नहीं दूंगा। तो यूज कितने कर पाएगा, सिर्फ 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख तक तो निकाल सकता है। फिर जब तू इसको पेमेंट कर देगा अपने 50,000 रुपए जो तुझे देने हैं, फिर मैं ये 50,000 रुपए छोड़ दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अपने पास ब्लॉक करके रख लूंगा, तेरे अकाउंट से निकालूंगा नहीं, बट तेरे को यूज भी नहीं करने दूंगा, रखूंगा वहीं, बट उसको एक ताले में रख दूंगा। जब तू पेमेंट कर देगा इसको, तब मैं 50,000 रुपए वो ताला तोड़ दूंगा, तुझे पैसे दे दूंगा। अगर तूने पेमेंट नहीं करी तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं पेमेंट करूंगा और फिर अपने पैसे कहां से निकाल लूंगा, वो जो अकाउंट में मैंने तेरे अलग से ताले में रखे हुए पैसे। ठीक है, तो ये करने पे बैंक क्या करेगा, मिस्टर चैन की तुम्हें क्या देगा, एक बीजी। बीजी का मतलब होता है बैंक गारंटी। जैसे बैंक क्या लिख के देगा, कमीशन भी लेगा वो, बैंक कमीशन भी छोड़ेगा नहीं, कमीशन भी लेगा, और क्या कहेगा, तुम्हें गारंटी देगा कि अगर रिच ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा। बताओ रिच पुअर भरोसा है क्या तुम्हें? नहीं। क्या एसबीआई पे है? एसबीआई पे है भैया, एसबीआई दे देगा। तो अब तुम उसको एक्चुअल में माल बेचोगे। ठीक है, तो तुम्हें ऊपर ऊपर से सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि भैया एक्चुअल में बस एक बिल पेपर पे लिखा, साइन करके वापस दे दिया, बट ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे बीजीबी लगाई जाती है, बैंक गारंटी, उसी के बाद माल बेचा जाता है। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हमने अपने पास प्रॉमिसरी नोट क्या है। तो नेक्स्ट लिखना शुरू करो, छोटी सी हेडिंग बनाओ, प्रॉमिसरी नोट। विदाउट एनी, नहीं लिखो, it is an instrument in writing, it is an instrument in writing containing an unconditional undertaking, containing an unconditional undertaking signed by the maker, signed by the maker to pay a certain sum of money, to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person. फुल स्टॉप। नीचे लिखो एक नोट, एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 2 31 क्लॉज 2 of RBI Act, a promissory note cannot be made payable to bearer. A promissory note cannot be made payable, cannot be made payable to the bearer. आगे नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ,
A promissory note has the following characteristics. A promissory note has the following characteristics. पहला, it must be in writing. It must be in writing. Second point, it must contain it must contain a clear promise to pay, a clear promise to pay, full stop. इसी में आगे लिखना, mere acknowledgement of debt is not a promissory note. Mere acknowledgement of debt mere acknowledgement of debt is not a promissory note. Third point, the promise to pay must be unconditional. The promise to pay must be unconditional. Next point, the promisor or the maker must sign the promissory note. Must sign the promissory note. Next, the maker must be a certain person. The maker must be a certain person. Next, the payee must also be certain. The payee must also be certain. Next, the sum payable must be certain. The sum payable must be certain. Next, payment must be made. Payment must be made in the legal currency of the country. In the legal currency of the country. Next, it should not be made payable to the bearer. It should not be made payable to the bearer. Next, it should be stamped. It should be stamped. Or last point, it does not require any acceptance. It does not require any acceptance. अच्छा, लिख लिया? तो बताओ, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? एक बार अपने पास रजिस्टर खोलो और बिल्स ऑफ एक्सचेंज खोलो, प्रॉमिसरी नोट यहां से कंपेयर करो, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ भाई हिमानी, मिला कोई डिफरेंस? क्या डिफरेंस है अक्षत?
एक्सेप्टेंस का। अच्छा, और अभी जो प्रॉमिस करता है वो देगा, मतलब हाँ। साइलेंट कर ले उसको। साइलेंट तो बचा कैसे? क्या कह रहा है, क्या डिफरेंस है? सर ये जो एक्सेप्टर होता है ना, वो करता है प्रॉमिस ये मैं पे करता ओके, और कोई? यहाँ वर्ड देख रहे हो? यहाँ वर्ड क्या है? अंडरटेक। और वहाँ क्या था? ठीक है, यहाँ पे वर्ड है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप खुद से कोई जिम्मेदारी उठा लेते हो। जैसे तुम्हारे को स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि बोर्ड बनाना है, या तू कौन टीचर कह रही है कि कौन क्लास के बाद बोर्ड बनाने में हेल्प करेगा, तो जो बच्चे हेल्प करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, मैम आई अंडरटेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना होगा स्कूल में कभी, आई अंडरटेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अंडरटेक का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो आप अपने ऊपर खुद से ले रहे हो, अपने आप से अग्री कर रहे हो कोई चीज। तो ये क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, बट इसके अंदर अंडरटेकिंग आप खुद से ले रहे हो, मतलब जिसने पेमेंट कर रही है वो ही ये बात कह रहा है कि हाँ भाई मैं पैसे दूंगा, और वो पैसे देने की बात अनकंडीशनली रखता है, और वो ही उसको साइन करेगा। और अमाउंट जो पे करेगा वो कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। किसको पे करेगा? टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, या तो ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन। ये कभी भी पेएबल टू बेयरर नहीं होता है। बेयरर का मतलब क्या होता है? जिसके भी हाथ में है, भले ही नाम किसी का भी लिखा हो, जिसके भी हाथ में उसको पेमेंट हो जाए। ये काम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट में नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट में जिसका भी नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगी, जिसके हाथ में उसको नहीं पेमेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर जो ये जैसे यहां पे बनाया है इसको कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं प्रॉमिसरी नोट की, जैसे यहां डाला डेट 1 अप्रैल 2022, ठीक है, और नीचे यहां पे लिखना शुरू किया 50,000। अभी हमने क्या किया था, पुअर और रिच ने का ट्रांजेक्शन करवाया था, उसी को लिखते हैं। तो यहां पे अब पुअर लिख रहा है, पुअर ने पेपर उठाया आसपास से, उससे क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 3 months after date to Mr. Rich और his order। और नीचे पुअर ने अपने साइन कर दिए और डेट डाल दी। तो एक बात सोचो, ये बिल किसने, ये प्रॉमिस नोट किसने बनाया? पुअर ने। तो जब वो खुद ही लिख के दे रहा है कि हाँ भाई मैं पैसे दूंगा, इस बात की प्रॉमिस कर रहा है, तो क्या इसको एक्सेप्ट करवाएं फिर? नहीं। वहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो रिच ने बनाया था, तो वो पुअर से क्या कहते हैं, तू एक्सेप्ट कर इस बात को कि तू देगा। यहाँ पे तो वो खुद ही कह रहा है, वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं दूंगा, और साइन कर रहा है नीचे, और यहाँ पे अपनी लाल रंग की रेवेन्यू स्टैंप भी लगा रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी चीजें काफी हद तक वैसी रिजेंबल करेंगी जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थी। इट मस्ट बी डेटेड, इट मस्ट बी साइंड, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे। मतलब अगर ऐसा लिखा है, अगर मान लो प्रॉमिस नोट पे लिखा है आई ओ रुपीज 50,000
टू मिस्टर रिच। बताओ, अगर ये लिख दें प्रॉमिस नोट तो क्या ठीक है? क्यों? यहां पे वो सिर्फ बता रहा है कि उसने उससे कितना ले रखा है या कितना देना है। वो ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि वो दे देगा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ मैंने रिच से 50,000 रुपये उधार ले रखे हैं। प्रॉमिस नहीं कर रहा पे करने का। तो ये एक क्या है, ये सिंपली क्या है, वो ये बात मान रहा है कि लोन लिया हुआ है। तो जो कहते हैं ना कि मान रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्नॉलेज। तो वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि यस आई ओ मनी टू मिस्टर रिच, बट ही इज नॉट प्रॉमिसिंग टू पे दैट मनी। तो वो प्रॉमिसरी नोट में नहीं आएगा। इसलिए क्या लिखना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे। अच्छा, अमाउंट कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। जिसको पे हो रहा है वो भी सर्टेन होना चाहिए, जो देने वाला है वो भी सर्टेन होना चाहिए। इसके अंदर इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर। बेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहां पे कि रिच ने ये बिल सुपर रिच को दे दिया था, ठीक। अब अगर मान लो ये बिल सुपर रिच के हाथ से गिर जाए और किसी और को मिल जाए, मान लो पंकज कोई है इंसान, उसको मिल जाए, तो अगर आप चाहो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस आदमी को भी पे करवा सकते हो। भले ही नाम किसका लिखा है, सुपर रिच, क्योंकि तुमने जब दिया था सुपर रिच को तो पीछे उसका नाम लिखा था कि इट इज पेबल टू सुपर रिच और टू द बेरर। सुपर रिच के हाथ से ही गिर गया और किसको मिल गया, पंकज को। तो जब तुमने इसको दिया था तो क्या लिखा पीछे, प्लीज पे दिस टू सुपर रिच और बेरर। तो बेयर का मतलब है कौन उसको बर्दाश्त कर रहा है, बेयर कर रहा है। तो बिल किसको मिलके पड़ा हुआ, पंकज को। तो पंकज उसको लेके घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेरर। तो फिर अगर पंकज चाहे तो पुअर से आके इसके पैसे दे सकता है, ये बोल के कि देखो पीछे लिखा है बेरर और बेरर मैं हूं। बट प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉमिसरी नोट में तुम लिख भी दो ना पेड पेबल टू बेरर, तो भी वो बेरर को पे नहीं होगा। मतलब अगर पंकज को पड़ा हुआ मिल भी गया ना, और अगर ये प्रॉमिसरी नोट है तो पंकज को पैसे नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे, सुपर रिच को भी, सुपर रिच को ही, क्योंकि तुमने किसको दे दिया था, सुपर रिच को, ठीक है। तो अगर बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। बट अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट की, तो इसके अंदर 2 ही लोग होते हैं। कौन, एक मेकर और दूसरा पेई। बस। ड्रॉअर कौन होता है, जो बिल ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉई कौन, जिसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है और जो एक्सेप्ट करेगा। और पेई कौन, जिसको पेमेंट मिलेगी, ठीक। मेकर कौन, यहां पे जो बना रहा है, और पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट किसको, कौन करने वाला है, पैसे देने वाला है, पैसे कौन देने वाला है, मेकर ही। मेकर बिल प्रॉमिसरी नोट बना रहा है और मेकर ही पेमेंट करेगा। पेई कौन हो गया, जिसको पेमेंट रिसीव होगी, जो पेमेंट लेने वाला है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज है, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज है, ठीक है। अब इसमें ना एक थियरी है, वो लिख लो, नीचे नोट डालो, लिखो रीड द थियरी, नोट डालो और आगे लिखो रीड द थियरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम ICAI मॉड्यूल। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या इनका जो डिफरेंस है, इसको तुम कहां से पढ़ लेना, ICAI के मॉड्यूल से। आ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ठीक है। चलो जी, तो
यहां तक किसी को डाउट है, कोई चीज पूछे तो बताओ। नहीं, नेक्स्ट आगे लिखना शुरू करो। अब कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ अ BOE। BOE जब लिखते हो तो इसमें ओ छोटा होता है क्योंकि ऑफ होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑफ को छोटा लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते। तो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो। देर आर थ्री मेथड्स of drawing a bills of exchange, first point, bill payable after date या bills payable after date, डैश डाल के लिखो। द ड्यूरेशन ऑफ द बिल विल कमेंस फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द बिल विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, from the date of drawing the bill by the drawer, by the drawer. Second point, bills payable after sight, bills payable after sight, डैश डाल के लिखो। द ड्यूरेशन ऑफ द बिल विल कमेंस फ्रॉम the duration of the bill will commence from date of acceptance of the bill, date of acceptance of the bill by the drawee, तीसरा थर्ड पॉइंट लिखो, बिल्स पेबल एट साइट ऑब्लिक ऑन डिमांड, एरो डाल के लिखो। There is no duration on such a bill, there is no duration on such a bill, that is ऐसे लिखते हैं, सब लोग देख लो, इसको बोलते हैं that is whenever the drawer demands, the drawee has to honor the bill. The drawee has to honor the bill. ठीक है, अच्छा आओ एक चीज देखते हैं। जैसे मैंने ये बिल बनाया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 1 अप्रैल को बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिच ने ड्रॉ किया और मान लो पुअर ने इसको साइन करा 4 अप्रैल पे, ठीक है। आज दे के भेजा बिल, साइन किसने करा 4 अप्रैल पे, 4 अप्रैल की डेट डाल दी। अब सवाल मेरा तुम लोगों से ये है कि यहाँ पे लिखा है 3 महीने बाद पेमेंट होगी, ठीक है। 3 महीने स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे या 4 अप्रैल से स्टार्ट होंगे? सोचो। ये बिल ड्रॉ करने की डेट है, दिस इज ड्रॉ डेट, और 4 अप्रैल क्या है?
एक्सेप्टेंस की डेट है, जिस दिन उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी। तो बताओ 3 महीने कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए? 4 तारीख से। बाकी लोग स्वीटी 1 तारीख से। जब ड्रॉ किया है उस डेट से स्टार्ट होना है फिर जब एक्सेप्ट हो। तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। नहीं वो मतलब किस बेसिस पर उसने ड्रॉ किया है तो अभी तुझे क्या दिख रहा है? तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा 4 तारीख से। ये पेमेंट किस तरीके से होगी ये बात डिपेंड करेगा कि सवाल में लिखा क्या है, और इसमें दिया हुआ है 3 मंथ्स कहां से स्टार्ट होंगे? आफ्टर डेट। अब उसने लिखा है आफ्टर डेट, तो इसका मतलब होता है 3 मंथ्स आफ्टर ड्रॉ डेट। ठीक है, तो 3 महीने कहां से स्टार्ट होंगे? 1 अप्रैल से। तो देखना 1 अप्रैल से 3 महीने कहां जाएगा? 1 अप्रैल 2022 में 3 महीने ऐड करो, क्या डेट आएगी? है 31 जून में 31 होते हैं। अप्रैल मई जून, तो कौन सी डेट आ जाएगी? 30 जून। 1 जुलाई। 1 अप्रैल से 3 महीने ऐड करोगे तो 30 जून नहीं मानेंगे, एक दिन पहले नहीं जाएंगे। 1 अप्रैल है तो 1 जुलाई, 3 महीने ऐड करेंगे। 1 जुलाई आ गई। अब होता क्या है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को गवर्न करता है एक एक्ट जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, तो वो ये बात बोलता है कि अगर आपकी ड्यू डेट कोई भी डेट पहुंच जाए, आपने क्या करना है, उस ड्यू डेट के पर 3 डेज ग्रेस के देने हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल में 3 महीने ऐड करोगे तो क्या डेट आई? 1 जुलाई। वो कह रहा है 3 दिन ग्रेस के दे दो कि भैया हो सकता है इमीडिएटली बंदे के पास पैसे ना हो, तो अब 3 दिन की मोहलत और दे दो। तो ड्यू डेट क्या बनेगी? 4 जुलाई 2022। ठीक है, तो ये हो गया अगर आफ्टर डेट लिखा है। अगर यहां लिखा है 3 मंथ्स आफ्टर साइट तो बिल का जो 3 महीने का पीरियड है वो कहां से स्टार्ट होगा? 4 अप्रैल से। तो तब क्या डेट होगी? 4 अप्रैल 2022 में ऐड करो क्या? 3 मंथ्स प्लस इसके अंदर भी 3 डेज ऑफ ग्रेस। बताओगे क्या डेट आ रही है? 7 जुलाई 2022। ठीक है, अच्छा अगर यहां लिखा है बिल इज पेबल पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रहा हूं नहीं तो बिल्कुल दिख नहीं रहा। एट साइट अगर लिखा है पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000 एट साइट, तो इसका मतलब होता है कि इस बिल के ऊपर कोई ड्यूरेशन नहीं है। मैंने देखो 3 मंथ्स मिटा दिया है, पहले क्या लिखा था? या तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट लिखा था या 3 मंथ्स आफ्टर साइट लिखा था, बट मैंने वो 3 मंथ्स मिटा दिया है। मैंने क्या लिखा है? पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर रिच ₹50,000 एट साइट। तो इसका मतलब क्या है? इस बिल की पेमेंट कभी भी हो सकती है। अगर रिच चाहे तो ये पैसा 2 दिन बाद ले सकता है, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, कैसे भी ले सकता है, क्योंकि इस पे क्या लिखा है? एट साइट। तो देयर इज नो ड्यूरेशन। ड्रॉअर ने जब भी पेमेंट मांग ली, ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट? आफ्टर डेट में कहां से स्टार्ट होगा? जब ड्रॉ किया हुआ है। आफ्टर साइट में जब उसने एक्सेप्ट किया, और एट साइट में कोई ड्यूरेशन नहीं है, कभी भी पैसे मांगे जा सकते हैं। ऑन डिमांड है ये।
ठीक है। नेक्स्ट आगे, हेडिंग लो ड्यूरेशन ऑफ अ बिल। लिखो, द ड्यूरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेज, द ड्यूरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेज comma months, full stop. It cannot be expressed, it cannot be expressed in hours, in hours, ठीक है। तो जो ड्यूरेशन तुम्हें सवाल में गिवन होगा वो कैसे गिवन होता है, या तो वो गिवन होगा डेज में कितने दिन, या फिर वो गिवन होगा मंथ्स में। कभी भी घंटों में नहीं होगा कि 12 घंटे के लिए मैंने ये बिल बनाया है, 16 घंटे के लिए बिल बनाया, नहीं, या तो दिनों में होगा या मंथ्स में होगा, घंटों में नहीं होगा, ठीक। अब नीचे लिखो नेक्स्ट, अ मंथ मीन्स अ मंथ, अ मंथ मीन्स अ पर्टिकुलर डेट, अ मंथ मीन्स अ पर्टिकुलर डेट in a month to the same date, to the same date in the next month. Example, 1st of May to 1st of June is a month. 1st of May to 1st of June is a month. Second example लिखो, 1st Jan to 1st Feb is a month. एक और एग्जाम्पल लिखो, 31st Jan to 29th Feb is a month. ठीक है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया डेट निकाली थी, तो क्या लिया था हमने, 1 अप्रैल से 3 महीने कहाँ लिए, 1 जुलाई पे ही, मतलब उससे एक दिन पहले वाली डेट नहीं लेंगे, सेम डेट इन द नेक्स्ट मंथ जो भी होगी उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 31 जनवरी से अगर एक महीना निकालना है तो क्या निकालेंगे डेट, 29 फरवरी, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि सर इसमें तो 31 है, इसमें भी 31 होना चाहिए, फरवरी के 31 होता है, नहीं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देखो 2 दिन कम है, 2 दिन ऐड कर दो, इसको 2 मार्च कर दो, नहीं, जितने भी दिन है उतने दिन के हिसाब से। अब जैसे 31 ऑफ अगस्त से एक महीने की बात आ रही है, तो 31 अगस्त से एक महीने कहाँ जाएगा, 30 सितंबर। सितंबर में 31 डेज होते हैं, नहीं, कुछ कुछ बच्चों को लगता है आज भी 30 सितंबर में 31 डेज होते हैं। तो ध्यान रखना है, बच्चे नहीं हो अब कि तुम्हें ये बताया जाए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जुलाई में कितने डेज होते हैं, जुलाई में कितने होते हैं, 31। हाँ ये भी कर रहा है, ये जनवरी फरवरी मार्च, हाँ यहाँ यूं पहाड़ बना के चेक कर रहा है। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होता है। जुलाई में कितने, 31, अगस्त में 31, अच्छा, नवंबर में 30। हाँ कर ले नवंबर में 30। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। लीप ईयर है ये साल, कैसे पता चलेगा, 4 साल में एक बार तो आता है, ये साल लीप ईयर है नहीं, कैसे पता चलेगा, नहीं है, तुझे नहीं पता, मैं तेरे से आज पूछ रहा हूं कि बता 2015 लीप ईयर था या नहीं, तो क्या 2015 कैलेंडर खोलेगा जाके पीछे से,
फरवरी का महीना ढूंढ के लाएगा। हाँ भाई बताओ, कैसे पता करोगे कि एक साल लीप ईयर है या नहीं? क्या बोलो? सन, अच्छा ईयर को कह रही हो कि 4 से डिवाइड कर दे तो हो जाता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2016 है फॉर एग्जांपल तो अगर तुम्हें पता करना है कि ये साल लीप ईयर है या नहीं, तो क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 4। क्या पॉइंट्स में आ रहा है? नहीं, तो ये लीप ईयर है, मतलब इसमें 366 डेज है। अगर मैं इसको कर दूं 2018, लीप ईयर होगा? 18 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा ये? 4.5, तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, अच्छा जैसे हम अभी 2023 में हैं, बताओ है? नहीं, क्योंकि इसका भी आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है 5.75। ठीक है, तो लास्ट के 2 को पकड़ो और 4 से डिवाइड कर दो। पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, नहीं डिवाइड हुआ फ्रैक्शन में आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलो अब जितना हम लिख रहे उसके आगे लिखना शुरू करो। एड 3 डेज ऑफ ग्रेस, एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, अब नीचे लिखो, एग्जाम्पल्स के नीचे नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिख दो। एड 3 डेज ऑफ ग्रेस add 3 days of grace to arrive at the due date. To arrive at the due date. Full stop. If the due date brackets में लिखो, after adding 3 days of grace, after adding 3 days of grace, ब्रैकेट्स बंद कर दो, ब्रैकेट्स के बाहर लिखो, falls on a public holiday, falls on a public holiday like Sunday, comma Republic Day, comma Independence Day, comma 1st April, comma 30th September, 30th सितंबर, 30 सितंबर, 30 सितंबर के ब्रैकेट्स में लिखो, हाफ ईयर क्लोज ऑफ बैंक्स, फुल ईयर, 30th सितंबर, हाफ ईयर क्लोज ऑफ बैंक्स, ब्रैकेट्स बंद कर दो, कॉमा 1st मई, मई की पहली तारीख, इस दिन क्या होता है? लेबर डे, ब्रैकेट्स में लिख दो, लेबर डे एटसेट्रा, और एनी अदर डेट स्पेसिफाइड एज, और एनी अदर डे स्पेसिफाइड एज पब्लिक हॉलिडे in the official gazette, in the official gazette, then the due date will be, then the due date will be the preceding working day, the preceding working day. Next paragraph. If the due date falls on a sudden holiday,
if the due date falls on a sudden holiday, then the due date will be the next working day. The next working day. तो देखो, जैसे हमने यहाँ डेट्स निकाली 4 जुलाई या 7 जुलाई, तो जो ये डेट निकलती है इसको बोलते हैं हम ड्यू डेट। ध्यान से सुन लेना ये बात कि जो ये डेट निकलेगी इसको क्या बोलेंगे हम? ड्यू डेट। क्योंकि इसके अंदर हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर चुके हैं, तो ये तारीख है पेमेंट की, यहाँ पे ये तारीख है पेमेंट की। तो अगर जो ड्यू डेट हमारी निकल रही है, अगर इस दिन अगर पब्लिक हॉलिडे है, अगर इस दिन पब्लिक हॉलिडे है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो ड्यू डेट है वो इससे जो जस्ट पिछला वर्किंग डे था उस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4 जुलाई जो हमारी डेट फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है मान लो दिवाली पे। तो दिवाली में तुम्हें पता होगा पब्लिक हॉलिडे होती है नॉर्थ की तरफ, तो साउथ की तरफ तो शायद इतनी नहीं होती मे बी, बट ऊपर नॉर्थ की तरफ तो पब्लिक हॉलिडे होती है। तो अगर ड्यू डेट इस दिन फॉल कर रही है तो क्या होता है, इस दिन बैंक्स भी बंद होते हैं, दिवाली में, बड़ी दिवाली में बैंक्स भी बंद होते हैं। तो क्या पेमेंट हो सकेगी? बैंक से अगर चेक से पेमेंट करो तो बैंक से पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आपकी जो ड्यू डेट है वो इससे जस्ट पिछला जो वर्किंग डे है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे जस्ट पिछला वर्किंग डे क्या होना चाहिए? 3 जुलाई। तो आपकी क्या हो जाएगी ड्यू डेट? 3 जुलाई। भले ही एक दिन पहले हो रही है, 2 दिन ही ऐड करो ग्रेस की, 3 दिन ही ऐड कर पा रहे, बट ये ड्यू डेट हो जाएगी। अच्छा सर, मान लो 3 जुलाई को संडे हो गया तो संडे भी तो छुट्टी होती है बैंक्स की, तब क्या करेंगे? तब इससे पिछला वर्किंग डे 2 जुलाई 2022। ठीक है, अब ये मत कहते जाना कि सर इससे भी पीछे हो जाएगा तो क्या होगा। मुझे पता तो हमारे दिमाग में चल रहा, शक्लें बता रही हैं कि सर इससे भी पीछे कर दे, इस दिन भी कुछ कर दो, इस दिन किसी मंत्री को मार डालो, इस दिन कुछ और कर दो। तो बेसिकली बस अगर पब्लिक हॉलिडे पे फॉल कर रहा है तो उससे पिछला वर्किंग डे पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो ये डेट निकली, मान लो 7 जुलाई एक सडन हॉलिडे हो गई, सडनली इमीडिएटली कोई अनफोर्सीन हॉलिडे है वो हो गई, तब क्या करेंगे सर? जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े नेता की डेथ हो गई तो उनके शोक में एक दिन की छुट्टी दे दी जाती है, तब क्या करेंगे सर? तो क्या हमें डेट, ये छुट्टी है इस तारीख पे, ये बात पहले से पता थी क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? ड्यू डेट के साथ आगे बढ़ा दो, नेक्स्ट वर्किंग डे 8 जुलाई। ठीक है सर, 8 जुलाई संडे पड़ गया, ये तो पब्लिक हॉलिडे है, तो क्या सर पीछे वापस आ जाए 7 पे? नहीं, कहां जाए और आगे जाओ 9 जुलाई। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे। तो यही चीज मैंने तुम्हें लिखवाई है कि 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद अगर ड्यू डेट फॉल करती है पब्लिक हॉलिडे पे, डेट्स में लिखवा दिए हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को बैंक्स बंद होते हैं क्योंकि उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी होती है, तो बैंक्स बंद कर दिए जाते हैं। 30 सितंबर को छुट्टी होती है बैंक्स की क्योंकि उनको अपना हाफ ईयर क्लोज करना होता है। ठीक है, फिर 1 मई, तो बहुत सारी पब्लिक हॉलिडेज हैं। तो जो भी पब्लिक हॉलिडेज ऑफिशियल गैजेट में सरकार अनाउंस करती है, तुम्हें पता होगा ये वर्ड ऑफिशियल गैजेट, तुम्हें स्कूल में बताया जाता, सिविक्स में, हमने तो सर सिविक्स ही नहीं पढ़ी है ना, 10 तक थी सिविक्स या नहीं? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो सिविक्स में पढ़ाया जाता है कि ऑफिशियल गैजेट होती है।
क्या सर, क्यों क्या होती है? नहीं पता होगी? क्या होता है? याद नहीं तो क्या पता है ठुल्लू? सरकार अगर कोई भी चीज नोटिफाई करती है तो कहाँ नोटिफाई करेगी? सरकार की तरीके से मैगजीन होती है, समझो। जो भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेगी तो सरकार कहाँ करेगी? ऑफिशियल गैजेट में। तो ऑफिशियल गैजेट में वो छुट्टियां भी बताते हैं कि साल में कहाँ कहाँ पे किस दिन क्या क्या छुट्टी रहेगी। तो ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिक हॉलीडे सरकार ने बोली हैं उन दिन पे अगर फॉल करेगा आपका ड्यू डेट तो वो छुट्टियां पहले से सरकार बता देती है, तो ड्यू डेट क्या होगी? हमेशा प्रिसीडिंग वर्किंग डे। और अगर सडन हॉलीडे आ जाए या अनफोर्सीन हॉलीडे आ जाए तो नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, चलो। तो अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, नोट करते हुए जाना और बताना आंसर क्या क्या रहेगा। तुम लोग भी पहले नोट करो फिर निकालना। बताओ कि क्या डेट होगी? 4 जुलाई। हम्म हाँ 4 जुलाई। हम्म 7 जुलाई। 7 जुलाई। कैसे निकाला 7 जुलाई? ड्रॉ डेट से 3 महीने और 3 डेज की ग्रेस से। यहाँ लिखा है 3 months आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट में कहाँ से स्टार्ट होता है? ड्रॉ डेट से। तो ड्यू डेट में क्या करेंगे हम? 4 जुलाई 2017 में ऐड करेंगे 3 months। 3 मंथ स्टार्ट करेंगे तो डेट क्या आएगी? 4 जुलाई। 4 जुलाई में 3 दिन ऐड और किए जाएंगे, 3 days ऑफ ग्रेस। लिख दो। हाँ। करें आगे? नोट करो। हम्म 2 months आफ्टर साइट है, तो साइट में कब से स्टार्ट होगा? 4 जुलाई से, सॉरी 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल 2022 में 2 महीने ऐड करें तो क्या डेट आई? 4 जून। 4 जून में 3 दिन ऐड कर देंगे, 7 जून 22। तो पेपर में ऐसे आता है। नहीं, करें आगे?
What is the due date if 15th August, एक मिनट, इसको आफ्टर पहले सवाल नोट कर लो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको चेंज कर लो। सवाल नोट कर लिया चिराग? हाँ, तो नीचे अलग अलग केसेस बना रहा है या पूरा पूरा बस इतना इतना लिख के छोड़ देता है? कितने करेगा? अभी मैं और भी दूंगा। कितना? 16 अगस्त? तुझे पता ही नहीं। सर 3 दिन हो ही नहीं रहे। 3 दिन हो ही नहीं रहे? सर आप सर उससे आप पब्लिक हॉलिडे है तो एक दिन बढ़ा देना। नहीं तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, सडन में ही आगे करेंगे ना। सडन सडन हॉलिडे पड़ता है तो आगे करेंगे, नहीं तो पीछे कर देते हैं। तो क्या करें? वही सर पता नहीं है ना। 17 में होगा। 17 होगा, 16, 17, 16 को कोई पब्लिक हॉलीडे है नहीं। आफ्टर साइट है तो कब से स्टार्ट हो रहा है? एक्सेप्टेंस डेट से। 13 मई में 3 महीने ऐड किए तो क्या डेट आई? 13 अगस्त। 13 अगस्त में 3 दिन ऐड करो। 16। लेकिन सर एक पब्लिक का 16 अगस्त पहुंची? क्या 16 अगस्त पब्लिक हॉलिडे है? तो बस कंफ्यूज करने के लिए डाला था मैंने। इसका तो निकल ही नहीं रहा था, उसने आगे सरका दिया। पब्लिक हॉलिडे फॉल करेगा तो पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। किया? अब अगला मैं फिर एक और दे रहा हूं, उसमें 4 ऑप्शन दूंगा। अब एक और सवाल ऐसे ही दे रहा हूं, उसमें 4 ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन भी लिखना और उनमें से आंसर देना है। लिखो, पहले सवाल लिखो, टाइम मिलेगा करने का। आफत लगी रहती है कि भैया हम पहले कर लें, हम पहले कर लें। पहले क्वेश्चन लिख लो तसल्ली से। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, सब लोग पहले नोट करो, उसके बाद
ओके, बाकी लोग से पूछते हैं, पहले लिख लें। सी 26 जनवरी, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। 25 बी 25 25, क्योंकि सर 23 जैन हो गया, हम्म, आपका 3 दिन गेस्ट के देंगे 26 हो गया, हम्म, उस दिन रिपब्लिक डे है, तो 1 दिन पहले कर देंगे 25 हो गया। 25 हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर है अच्छा 2022 में सारे नन ऑफ द अबव। यहाँ पे तुमने ईयर चेंज होते हुए देखा भैया, नवंबर के बाद तुम 2022 के बाद आगे बढ़ रहे हो 2023 की तरफ। 23 है कहीं? नहीं। तो लिखो आंसर, नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। क्यों दूं? ये तुम्हें मैंने दिखाना था कि भैया हर बार सिर्फ डेट और मंथ पे मत कंसंट्रेट करो, ईयर्स पे भी ध्यान रखना है हमने। तो लिखो नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट बिकॉज द ईयर शुड बी बिकॉज द ईयर शुड बी 2023। अच्छा, वैसे ही अगर ड्यू डेट ठीक लिखी होती, अगर सब में 2023 लिखा होता तो क्या डेट होती? 24 महीने, 24 नवंबर से 2 महीने, क्योंकि नहीं आफ्टर डेट है 23 से, 23 से स्टार्ट होगा तो क्या पहुंचेगा 23 जनवरी। 23 जनवरी 3 दिन ऐड करोगे 26 जनवरी, 26 जनवरी छुट्टी होती है तो 25 जनवरी। तो इसका आंसर 25 जनवरी 2023 हो जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे 22 लिखे हैं तो एक भी आंसर सही नहीं है। और क्या रह गया? एक डेज वाला भी करके देखते हम तुम्हारे डेज। डेज में बहुतों के तोते उड़ जाते हैं। तो निकाल दिया 21 ओके। बाईस फरवरी। मेरा 18 फरवरी है, 21 फरवरी आ रहा है, देखते हैं। तो क्योंकि 31 तक वहाँ पे 4 दिन बाद आगे 27 दिन बचे, तो बचे हुए 18 दिन, 18 दिन साइड में गिन लिए, और क्या 3 दिन ग्रेस के 21 हो गया ना। 18 फरवरी। और 3 दिन आगे जो ग्रेस कितना? 22।
21। आशा, तेरे से ही आशा रह गई है 20। 4 जनवरी से स्टार्ट होगा डेट, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डेज, अब 4 जनवरी में कितने दिन होते हैं? पहली बात तो जनवरी में 31 डेज। 31 डेज में से पहले 4 दिन जो बीत चुके उनको हटा दो, तो कितने बचे? तो हमें 45 डेज करने हैं। 45 में 27 दिन तो कहाँ यूज हो जाएंगे? जनवरी के। कितने दिन बच गए इसमें से? और कितने दिन बच गए? 18। तो 18 दिन कहाँ के यूज हो जाएंगे? फरवरी के। तो 18 फरवरी हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई। प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने 45 के साथ 3 डेज, कितना हो गया? 21 फरवरी 22। किसको नहीं आया समझ? आ गया? 22 और 20 वाले जिनका भी आगे पीछे है, ठीक है। चलो जी तो हाँ उतार लो। तो आज फिर इतना ही करते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? चलो जी, तो इसके आगे अब अगली क्लास में अपने पास जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे, जहां पे हम एक एक चीज की जर्नल एंट्री करेंगे और क्वेश्चंस अपने पास पिक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।